50,000 से कम कोविड-19 के नए मामले सामने आ रही हैं, जो एक तरह से राहत की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के करीब 44,000 नए मामले सामने आए हैं, जो मंगलवार की तुलना में करीब 5 से 6,000 अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 43,893 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कोविड-19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर अब 79,90,322 हो गई है। वहीं इस दौरान 508 लोगों की जान भी चली गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 1,20,000 तक पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि एक्टिव केसेस की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में 15,000 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि वाकई में एक राहत की बात है। तो ये राहत की बात पूरे देश भर के लिए है कि लगातार कोरोना वायरस की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई हमारे देश में नजर आ रही है और पिछले कुछ दिनों से 50,000 से कम ही आंकड़े नए सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 43,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं, जो कि राहत की बात है, क्योंकि इससे पहले 50,000 से ज्यादा ही एक समय ऐसा था जब 90,000 से ज्यादा रोजाना नए मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में अब ये आंकड़े का 50,000 से कम हो जाना एक राहत की बात है। इससे ये साबित हो रहा है कि देश में कोरोना का जो प्रकोप है अब वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कहर लगातार जारी है, क्योंकि 43,000 या 44,000 रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ढिलाई बरतने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन राहत है कि कम मामले सामने आ रहे हैं। जो आंकड़ा है वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। राहत की ये खबर है, लेकिन ढिलाई नहीं बरतनी है। जो भी नियम है उनका पालन करना ही है। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम जो ऐसे नियम सरकार की तरफ से लगाए गए हैं उनका पालन करना हमारे लिए अभी भी जरूरी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कोरोना वायरस का कहर जो है अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, अब जो आंकड़ा है वो काफी कम हो गया है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना का जो कहर था वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं जो बढ़ रहा था वो अब कहीं ना कहीं थमता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो कंट्रोल होती चली जा रही है। और यहाँ तक कि जो प्लाज्मा थेरेपी थी या फिर ये कहें लगातार जो टेस्टिंग की प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं कारगर नजर आई है। और यहाँ तक कि कह सकते हैं जो राज्य सरकारों ने और लगातार कोशिश जरूर की थी, मगर कोशिश के साथ साथ वो कोशिश अब सफल नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं यही जरूर है, सोशल डिस्टेंसिंग जनता ने काफी भरपूर सहयोग दिया है और कहीं ना कहीं लगातार कोशिश की जा रही थी और वो कोशिश अब कारगर जरूर है। और राज्य सरकार भी इसमें अपना रोल निभा चुकी है और कहीं ना कहीं ये कहें कि केंद्र सरकार भी अपना रोल निभा चुकी है। जी बिल्कुल, और राहत की बात है कि हमारे देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इम्यूनिटी जो है वो काफी अच्छी है लोगों की और इस वजह से ही जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो भी काफी कम हो गया है। अब ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि जो जनता है क्या अभी भी कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता की तरफ से ढिलाई बरतना शुरू कर दिया गया हो? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार जनता की तरफ से जो ढिलाई थी वो जो थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है, मगर कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन बनाई गई थी वो गाइडलाइन कहीं ना कहीं कारगर है और जनता अभी भी उस गाइडलाइन का फॉलो कर रही है और सरकारें भी फॉलो करवाने की कोशिश कर रही है। मगर जहां बात करें अनलॉक 5 की तो वो कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसकी गाइडलाइन जो है वो बढ़ा दी गई है और लगातार कोशिश ये की जा रही है। जनता अभी गाइडलाइन के हिसाब से ये दिनचर्या करे और कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग भी चलती रहे और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जनता भी जागरूक रहे। और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से सरकार गाइडलाइन को आगे बढ़ा चुकी है, यानी कि नवंबर तक 30 नवंबर तक कर चुकी है, उस 30 नवंबर तक सरकार और जनता दोनों ही इस तरीके से मिलकर काम करते रहे। जी बिल्कुल, बात दिल्ली की करें राजीव, तो दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ हालात है? कोरोना की स्थिति दिल्ली में क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है और कहीं ना कहीं लगातार कोशिश जरूर की जा रही थी दिल्ली सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी। यहाँ तक कि जो एसडीएम के द्वारा जो इलाके जाके एकदम छानबीन की जा रही थी कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे उनके ऊपर जुर्माना भी किया गया था। और कहीं ना कहीं लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि जनता उसका कह सकते हैं पालन करे, तो कहीं ना कहीं जनता ने जरूर पालन किया है और लगभग ये कह सकते हैं 80% के करीब दिल्ली में कोरोना वायरस कंट्रोल में किया जा चुका है। यहाँ क्योंकि
सीधे सीधे कहें तो प्लाज्मा थेरेपी जो थी वो कारगर नजर आई है दिल्ली सरकार की, और कहीं ना कहीं प्लाज्मा बैंक जो बनाए गए वो भी और राज्यों के लिए कारगर हो रहे हैं। और क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोशिश कामयाब जरूर है, मगर हाँ अभी भी ये कह सकते हैं कि 20% के करीब जो थोड़ी बहुत लापरवाही है वो जनता के द्वारा है, और जनता अगर इस तरीके से थोड़ी बहुत और सख्ती बरते या फिर अपने ऊपर थोड़ी सी और नियम बनाए तो कहीं ना कहीं इसको लगभग हम 95% के करीब कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और कोरोना का कहर कम हो रहा है जो कि राज्य सरकारों के लिए भी एक अच्छा विषय है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की आगे के लिए क्या कुछ रणनीति है? कोरोना लगातार कम होता रहे और चूंकि आने वाले दिनों में सर्दी का भी जो कहर है वो देखने को मिलेगा, ऐसे में राज्य सरकार यानी कि दिल्ली की सरकार ने क्या कुछ रणनीति बनाई हुई है कि आने वाले दिनों में ज्यादा समस्याएं ना झेलनी पड़े? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है इसके अंदर, क्योंकि दिल्ली सरकार निरंतर जरूर कोशिश कर रही है, मगर हाँ बात करें जिस तरीके से मौसम में करवट ली जा रही है और कहीं ना कहीं जो पराली जल रही है और उसका जो पॉल्यूशन का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें जनता को जरूर हो रही है। मगर सरकार थोड़ी कोशिश जरूर कर रही है कि जनता इसके तरफ ज्यादा आकर्षित ना हो और कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो कह सकते हैं जो गाइडलाइन बनाई हुई है उसको फॉलो किया जा सके। मगर हाँ, जब मौसम करवट लेगा तो नॉर्मल खांसी जुकाम और जो कोरोना के लक्षण है वो जरूर मिलते जुलते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होंगी। मगर सरकार जो कोशिश कर रही है, मगर गाइडलाइन के हिसाब से अगर तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर किया जा सकता है इसको। जी बहुत बहुत आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए राजीव, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का कहर अब कम हो रहा है ये जनता के लिए बहुत जरूरी है कि अभी भी जो कोरोना के नियम है उनका पालन किया जाए और जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है उनका भी उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम कोरोना का जो ये कहर है उसे और भी ज्यादा कम कर सकेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो हमारे देश में अब काफी कम हो चुकी है। अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस का कहर भले ही कम हो गया हो लेकिन अभी भी जारी है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए अगले कुछ समय तक अभी दिल्ली में स्कूल और नहीं खुलेंगे। अगले आदेश तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस बात की घोषणा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद की है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे बहुत सारे अभिभावक मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं जो यही सुझाव दे रहे हैं कि अभी स्कूल ना खोले जाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दुनिया में जहां भी स्कूल खुले हैं वहां कोरोना का डर रहा है और बच्चों के बीच भी कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ा है। अभिभावक के तौर पर भी मैं और मुख्यमंत्री यही सोचते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को अभी स्कूल भेज पाएंगे या फिर नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी, प्राइवेट और नगर निगम के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे और स्कूल खोलने के बारे में जब भी फैसला लिया जाएगा तो इस बारे में सूचित अवश्य कर दिया जाएगा। पर हमने स्कूल भेजा, मुझे बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, जगह जगह टीचर्स मिलते हैं, सबका यही सुझाव है कि अभी स्कूल मत खोलिएगा, स्कूल मत खोलना अलाउ करिएगा, वरना एक साथ अगर 200-400 बच्चे भी स्कूल में आने लगे तो उसकी वजह से बच्चों में कोरोना फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, खतरा ज़्यादा हो जाएगा। और दुनिया में जहाँ भी स्कूल खुले हैं वहाँ इस बात का डर हमेशा रहा है और इसको देखा गया है कि बच्चों को फिर कोरोना बढ़ा। तो एक पेरेंट के रूप में भी सरकार में बैठ के हम मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल अभी भेजना चाहेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। तो इस डिसीजन में वो भी एक पेरेंट के रूप में सोचना भी शामिल है। इसलिए भी दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अभी दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे। सभी सरकारी स्कूल, सभी प्राइवेट स्कूल, सभी एडेड अनएडेड स्कूल, नगर निगमों के स्कूल, सभी स्कूल अभी अगले आदेश तक दिल्ली में बंद रहेंगे। अभी दिल्ली में राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से इस खबर पर भी तमाम जानकारी के साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, साफ कर दिया है दिल्ली सरकार ने कि अभी प्रदेश में स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं, और क्या कुछ रणनीति है सरकार की स्कूलों को खोलने को लेकर? बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अभी कोरोना काल जरूर चल रहा है और दिल्ली सरकार इसके लिए मुस्तैद जरूर है और गाइडलाइन भी बनाई गई है। और गाइडलाइन को जैसे जो पाइप की जो गाइडलाइन थी वो 30 नवंबर तक कर दी गई है और उसके अंदर जो अभी स्कूलों की जो खोलने की प्रक्रिया थी उसको अभी नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि जो कहते हैं डिप्टी सीएम है जो मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी है और उनसे जो अभिभावकों की जो बातचीत हुई है उन्होंने ये कहा है अभिभावकों ने कि अभी बच्चे इतने प्रॉपर नहीं तैयार हैं, क्योंकि बच्चों को अभी इतना नहीं पता कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या चीज है और किस तरीके
तरीके से मास्क का यूज करना है, क्या सैनिटाइजर कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो जिम्मेवारी है वो माँ बाप के ऊपर जरूर बनती है। मगर बात करें जो स्कूलों को अंदर अभी खोलने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, क्योंकि लगातार खुद शिक्षा मंत्रियों को भी पता है कि लगातार अगर स्कूल खोले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि सैनिटाइजर का यूज किस तरीके से करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो कभी स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया ही अपनाई जा रही है। अगर देखना होगा क्या अगर 30 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं जो कंट्रोल अगर 95% हो जाता है, दिल्ली के अंदर कंट्रोल हो जाता है कोरोना वायरस, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हाँ, स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया है वो 30 नवंबर के बाद की जा सकती है। मगर अभी इसके लिए जो है स्थिति है वो स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो खोलने की प्रक्रिया थी उसको रोक दिया गया है। मगर देखना होगा जो अभिभावकों की जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद समझते हैं कि हाँ, इस तरीके के जो सवाल है उनके मन में जो पनप रहे हैं वो कहीं ना कहीं जायज है और उसको लेकर ही इस तरीके का फैसला लिया गया है। देखना होगा कि आने वाले 30 नवंबर के बाद में क्या स्थिति बनेगी कोरोना वायरस की, या फिर जो ठंड का कह सकते हैं जो मौसम करवट ले रहा है क्या स्थिति उससे बिगड़ेगी कोरोना वायरस की। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकारें कोशिश जरूर कर रही हैं, मगर जिस तरीके से सरकारें कदम उठा रही हैं वो जरूर जनता के लिए हित में रहा है। जी। और प्रदेश में जो अन्य शिक्षण संस्थान है, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो या यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हो, उनको लेकर फिलहाल क्या कुछ स्थिति और रणनीति है? देखिए, बिल्कुल बता दें जिस तरीके से सरकारें जरूर कोशिश कर रही हैं, चाहे कोचिंग सेंटर हो या फिर कहें ट्यूशन के क्लासेज हो, तो वो खोले जरूर गए हुए हैं। मगर देखने वाली बात है क्योंकि वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और जो टीचर हैं यानी कि जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो भी एक नियम के अंदर, एक दायरे के अंदर ही उतने ही बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं जितने को वो कंट्रोल कर सकते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है ट्यूशन है या फिर कोचिंग क्लास है उनमें छोटे बच्चों को अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन के द्वारा ही आगे भी चलती रहेगी। तो देखना होगा किस तरीके से कोचिंग क्लास है या फिर कहीं जो स्कूल है उनको अभी कहीं ना कहीं गाइडलाइन के द्वारा यूज किया जा रहा है और सरकारें कोशिश जरूर कर रही है। वहीं बात करें शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री अभी बहुत ज्यादा कह सकते हैं चुस्ती अपनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जनता के लिए और बच्चों के लिए हित में ही सोच के इस तरीके के नियम फॉलो कर रहे हैं। जी राजीव, ऑनलाइन क्लासेस प्रदेश में कितनी कारगर साबित हो रही हैं? क्या अभिभावकों की किसी तरह की शिकायत आती है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनके बच्चों को सही से समझ नहीं आ रहा है या पढ़ाई में कुछ दिक्कतें हो रही हो? ऑनलाइन क्लासेस का ये जो फॉर्मूला है वो प्रदेश में कितना कारगर है? देखिए, एक चीज समझनी होगी क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तो कहीं ना कहीं नेट का होना जरूरी है और मोबाइल या फिर कहीं लैपटॉप का होना जरूरी है। मगर अभिभावकों की माने तो अभिभावकों के पास लैपटॉप काफी हद तक नहीं है और यहाँ तक कि जो एंड्रॉइड मोबाइल की बात है वो भी कई काफी परिवारों के अंदर या फिर कहीं जो ग्राउंड लेवल के परिवार है उनके पास इस तरीके की सुविधाएं नहीं है, तो उनको को काफी दिक्कतें जरूर हो रही है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए नेट कहाँ से लेके आए, एंड्रॉइड कहाँ से लेके आए, क्योंकि वो लिमिटेड कमाते हैं और लिमिटेड ही खर्च कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है परिवारों पे और वो उनकी जो बच्चों की पढ़ाई जो मिस हो रही है यानी कोरोना काल के अंदर जो दिक्कतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक लाजमी जरूर है। मगर सरकारें कोशिश जरूर करें कि ऑनलाइन पढ़ाई जितनी भी चलाई जा रही है वो कारगर है या नहीं कारगर है, ये आने वाले समय के अंदर ही पता लग पाएगा, क्योंकि लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और जितनी भी एग्जाम आएंगे अब तो उनके अंदर बच्चे कितने पढ़ाई कर पाए हैं ऑनलाइन, उनका जो रिजल्ट आएगा वो जरूर इसमें गौर करने वाली बात होगी कि ऑनलाइन पढ़ाई से कितना फायदा बच्चों को हुआ या उनके परिवारों को हुआ या फिर शिक्षा विभाग को हुआ। जी बिल्कुल, जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को लेकर तमाम तरह की बातें भी सामने आती रही हैं और वाकई में ये देखने में आ रहा है कि कई ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है, तो पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है। कुल मिलाकर ऐसा है कि अभी सरकार इस पर डिसीजन लेगी कि आने वाले समय में कब तो स्कूल खोले जाए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए और तमाम चीजें। राजीव, आखिरी सवाल ये है कि क्या ऐसा संभव है कि जो बड़े बच्चे हैं जैसे 9th से 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं वो समझदार होते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से नियमों का पालन करना है, अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या कर सकते हैं? क्या शुरुआती दौर में 9th से 12th तक की क्लासेस लग सकती हैं दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से 30 नवंबर के बाद में अगर क्लासेस लगती हैं तो बड़े बच्चों की क्लासेस लगेगी, क्योंकि 9th और 12th के जो बीच में जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बड़े बच्चों की होती है और बड़े बच्चे इतने जागरूक होते हैं या इतने समझदार होते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन करना है या फिर मास्क का किस तरीके से यूज करना है और या फिर क्या है सैनिटाइजर का किस तरीके से यूज करना है। और बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो अभी सरकार का यही फैसला है कि 30 नवंबर तक वो स्थिति देखेंगे। अगर उसके बाद स्थिति सुधरती है तो ये फैसला लिया जाएगा कि प्रदेश में कब स्कूल खोले जाने हैं और कब नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। उत्तर प्रदेश में नवंबर के शुरुआती दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को बसपा की ओर से प्रत्याशी रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। ऐसे में अब रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया है। इन 5 प्रस्तावकों ने बुधवार सुबह ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब बसपा में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। बीएसपी के 5 विधायक बुधवार सुबह अचानक विधानसभा में अपना प्रस्ताव वापस लेने पहुंचे, जिससे यूपी की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई। बहुजन समाज पार्टी के असलम चौधरी, असलम रायनी, मुज्तबा सिद्दीकी, हाकुमलाल बिंद, गोविंद जाटव ने अपना प्रस्ताव वापस लिया। बता दें कि अभी मंगलवार को ही असलम चौधरी की पत्नी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। बता दें कि यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से 8, समाजवादी पार्टी के 1, बहुजन समाज पार्टी के 1 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। यूपी में 9 नवंबर को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। 11 नवंबर तक नतीजे आ सकते हैं, जबकि ये सीटें 25 नवंबर तक खाली होनी हैं। उत्तर प्रदेश में नवंबर के शुरुआती दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को बसपा की ओर से प्रत्याशी रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। ऐसे में अब रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया है। आज ही 5 प्रस्तावक पहुंचे और उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और इसी के साथ सूबे की सियासत की सरगर्मी भी अब बढ़ गई है। रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट अब मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में नवंबर के शुरुआती दिनों में 10 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होना है और उससे पहले ही बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि 10 राज्यसभा सीटों के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और बुधवार को बसपा की ओर से प्रत्याशी रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। ऐसे में अब रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा होता नजर आ रहा है।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, रामजी गौतम के 5 प्रस्तावकों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। उनकी उम्मीदवारी पर संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस तरह का बड़ा यहां पर सियासी भूचाल देखने को मिला? देखिए, बीएसपी के जो राज्यसभा सांसद के लिए नामित हुए थे रामजी गौतम, उनमें जो 10 प्रस्तावक थे, 10 विधायक, उनमें से 5 ने अपना नाम वापस ले लिया है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने इसमें सेंधमारी करी है और सेंधमारी के चलते बीएसपी के लगभग 5 विधायक, या हालांकि अभी तक 6 हो गए, एक विधायक और हैं जो टूट चुके हैं, लगातार ये समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है, जिनमें से 8 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। एक पर प्रबल दावेदारी समाजवादी पार्टी दिखा रही थी, एक सीट बीएसपी के लिए बीजेपी ने फॉरवर्ड करी थी, लेकिन बीएसपी के हाथ से यह भी सीट खिसकती हुई नजर आ रही है। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो 403 विधायक है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 8 सीटों पर उपचुनाव होना है, यानी कि इस समय वर्तमान में 395 विधायक हैं। भाजपा के पास में 305 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पास में 48 विधायक हैं, बीएसपी के पास में 18 विधायक हैं, अपना दल के पास में लगभग 9 विधायक हैं, कांग्रेस के पास में 7 हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास में 4 हैं और अन्य 4 निर्दलीय हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ का फॉर्मूला होगा, क्योंकि बीजेपी के पास में लगभग 16 विधायक एक्स्ट्रा हैं, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा की निगाह में है। वो इनको तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और समाजवादी पार्टी और बसपा को अगर कांग्रेस और सुहेल देव पार्टी से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं अपना जो प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम वरीयता में कम से कम 36 वोट चाहिए। ऐसे में समाजवादी पार्टी सेंधमारी करने में सफल साबित हुई है और बसपा का जो मिशन था रामजी गौतम को राज्यसभा तक पहुंचाना, वो फेल हुआ है। जी बिल्कुल, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है और ये वाली चर्चा हम पहले ही कर रहे थे कि अब जैसे ही रामजी गौतम का नामांकन भरा गया, उसके बाद से लग ही रहा था कि जोड़ तोड़ की राजनीति सूबे में शुरू हो जाएगी। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जोड़ तोड़ की राजनीति की गई और जितने भी सियासी समीकरण इस समय हम उत्तर प्रदेश में बनते बिगड़ते देख रहे हैं पुनीत, कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि बसपा बीजेपी के करीब हो रही है। क्या ऐसा वाकई में नजर आ रहा है? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से अगर बीजेपी चाहती तो 9 प्रबल दावेदार उतार सकती थी और 1 प्रबल दावेदारी समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन 8 प्रबल दावेदार उतार करके 1 सीट बीएसपी के लिए बीजेपी ने फॉरवर्ड करी थी। लेकिन हालांकि बीएसपी की नाकामी रही है और अगर हम बीएसपी में सेंधमारी की बात करें तो वर्तमान में 18 विधायक बीएसपी के पास में है, जिसमें से आज की डेट में भी 6 बागी हो चुके हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। और लगातार पिछले कुछ वर्षों से, यानी कि 2 वर्षों से अगर हम देखें तो बीएसपी के कई नेता, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। कहीं ना कहीं मायावती अपना कुनबा बचा नहीं पा रही हैं। ऐसे में अब प्रबल दावेदारी हुई थी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से गौतम को राज्यसभा भेजना था, लेकिन यहां पर भी विधायकों ने बागीपन दिखा दिया और 6 विधायक अब तक सपा तोड़ने में कामयाब हुई है। ऐसे में वोट प्रतिशत से कहीं ना कहीं बसपा को खासा नुकसान होगा और जो उनका प्रत्याशी है वो राज्यसभा सांसद नहीं बन पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये अहम जानकारी हम आप तक दे रहे हैं। रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है और इसमें सेंधमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। तो उत्तर प्रदेश में नवंबर के शुरुआती दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को बसपा की ओर से प्रत्याशी रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। ऐसे में अब रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी है कि एक और जो विधायक हैं वो भी टूट चुके हैं और इन विधायकों में सेंधमारी का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। बसपा के 18 विधायक थे, लेकिन उनमें से 6 जो हैं बागी हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने इनमें सेंध लगा दी है। ऐसे में अब रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर बड़ा संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के नवंबर में शुरुआती दिनों में ही राज्यसभा चुनाव होने हैं। 10 सीटों के लिए ये राज्यसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर
आ रहा है। बसपा की ओर से प्रबल प्रत्याशी के रूप में रामजी गौतम को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन बड़ी सेंधमारी यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दी गई है। रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। अब रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया है। देखने वाली बात हालांकि यहां पर यह रहेगी कि बसपा जो है अपने कुनबे को कैसे बचा पाती है। मायावती के लिए यह बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से अपने कुनबे को एक रख पाती हैं, और जिस तरह से विधायकों के टूटने का सिलसिला लगातार जारी है वो वाकई में बड़ी मुसीबत इस समय बसपा के लिए बना हुआ है। मायावती कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही हैं अपने कुनबे को बचाने में। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ऐसी घमंडी सरकार के खिलाफ अब चुप्पी तोड़ेंगे हम। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज।
सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर तहसील के कलाबन वन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। अधिकारियों के अनुसार 27 और 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि को किए गए ऑपरेशन के दौरान साइट से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया, जहां से एक AK-47, दूरबीन की एक जोड़ी, एक रेडियो सेट, एक पाकिस्तान निर्मित पिस्तौल, एक सौर चार्जर, AK राउंड
और एक थैली काफ़ी गोलियों की बरामद की गई है। तो पुंछ में ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां मेंढर तहसील के कलाबन वन क्षेत्र में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। अधिकारियों के अनुसार 27 और 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि को किए गए ऑपरेशन के दौरान साइट से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है। जी देखिए, सुरक्षा बलों को कुछ इनपुट्स मिले थे कि मेंढर के इलाके में जो है कुछ हथियार जो है वो पड़े दबा के रखे हुए आतंकवादियों द्वारा। इलाके में जंगल का इलाका होने के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक भांडाफोड़ किया गया है। उस काफी हथियार जो है वहां से मिले हैं। एक AK-56 मिली है, 3 मैगजीन है, एक दूरबीन है, एक रेडियो सेट है और इसी तरह पिस्टल मैगजीन है, AK-47 के राउंड जो है वो मिले हैं। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि आतंकी जो है लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं और इसी प्रकार ये जो ठिकाना था ये आतंकी द्वारा बनाया गया था, जिसको सुरक्षा बलों ने उसका भंडाफोड़ किया है। जी बिल्कुल रविंद्र, ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या अभी भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है? जी देखिए, अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि जो हथियार थे उस इलाके में जहां इनपुट्स मिला था सुरक्षा बलों को, उस इनपुट के आधार पर उसी इलाके में हथियार जो है बरामद किए हैं। हालांकि ऑपरेशन को और भी बढ़ाया गया ताकि और भी पता चल पाए कि आसपास अगर कहीं आतंकियों ने और भी हथियार दबा के रखे हो, तो ऐसे में और हथियार नहीं मिले हैं, लेकिन ऑपरेशन जो है उसको ओवर कर दिया गया है। शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं बिहार में वोटिंग के बीच आज जमकर चुनाव प्रचार चल रहा है। पक्ष और विपक्ष के दोनों बड़े स्टार कैंपेनर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार की धरती पर हैं। राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण में रैली कर महागठबंधन के लिए वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर टिप्पणी भी की। स्टेज के सामने से रैली में मौजूद एक शख्स ने पकौड़ा तलने वाली बात याद दिलाई। इस पर राहुल ने अपना भाषण रोका और शख्स से पूछा, क्या आपने पकौड़ा बनाया है? ये कहते हुए राहुल ने शख्स से कहा कि अगली बार आएंगे तो पकौड़ा बनाकर मोदी और नीतीश को खिला देना। हम देश को चलाना जानते हैं, हम किसानों के साथ खड़ा होना जानते हैं, हम युवाओं को रोजगार देना जानते हैं, मगर एक कमी जरूर है हम में, हम झूठ बोलना नहीं जानते। उनके सामने हम झूठ बोलने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये कमी है, मैं स्टेज से मान लेता हूँ, कमान में कमी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो बोलता है पकौड़ा तलो पकौड़ा। आपने बनाया पकौड़ा है? अगली बार आएंगे पकौड़ा बना के मोदी जी को नीतीश जी को थोड़े खिला देना। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज पश्चिमी चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। पक्ष और विपक्ष के दोनों बड़े स्टार कैंपेनर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार की धरती पर हैं। राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण में रैली कर महागठबंधन के लिए वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर टिप्पणी भी की। एक शख्स ने जब पकौड़ा तलने वाली बात याद दिलाई तो राहुल गांधी ने कहा कि अगली बार जब सीएम और पीएम आए तो उन्हें पकौड़ा तल के जरूर खिलाइएगा। वहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने के लिए कहा है। पत्रकार ने आरोप लगाए हैं कि 2016 में जब रावत बीजेपी के झारखंड प्रभारी थे तब उन्होंने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर घूस ली थी और पैसे अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराए थे। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के आदेश को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा देश ने एक स्वर में राज्य सरकार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर भी निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए।
देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है। मैं इसकी पूरी बैकग्राउंड पर नहीं जानता, मगर कोर्ट ने जो इस बात को लेकर के कहा है कि मुख्यमंत्री पर झारखंड के प्रकरण को लेकर कुछ गंभीर आरोप हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटिव पार्ट है कि उन आरोपों को कोर्ट ने इतना गंभीर पाया कि सीबीआई की जांच के उन्होंने आदेश दिए। और ये सवाल केवल तकनीकी नहीं है, ये नैतिकता का सवाल भी है। और मुख्यमंत्री के सामने त्याग। तो हरीश रावत का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा है कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि हाईकोर्ट ने इन आरोपों की गंभीरता को समझा है और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ा बयान यहां पर दिया गया है हरीश रावत की तरफ से। और आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर अब कांग्रेस चौतरफा घेरने में लग गई है, चाहे वो राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार। इस समय कांग्रेस इस मुद्दे पर दोनों ही सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। हालांकि ये सही बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी है। कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने के लिए कहा है। इसके बाद से ही राज्य की सियासत गर्मा गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए जहां इसे बड़ा झटका माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लपकने की पूरी कोशिश में है और लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से इस मसले पर रावत पर हमले किए जा रहे हैं, जुबानी हमले किए जा रहे हैं। और हरीश रावत ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अब उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इन आरोपों में कोई ना कोई गंभीरता जरूर होगी। तब जाकर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं कि इन आरोपों की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। तो बड़ा बयान हरीश रावत की तरफ से दिया गया है और चौतरफा यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हरीश रावत की तरफ से निशाना साधा गया और भ्रष्टाचार की सरकार बता दिया गया है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर तमाम जो विपक्षी दल इस समय राज्य सरकार में है वो बातें कर रहे हैं और चर्चा का विषय इस समय ये बना हुआ है कि हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दिए हैं। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास खरे इस समय लाइव जुड़ गए हैं। विकास, आपसे जानकारी चाहेंगे इस समय सूबे की सियासत किस तरह से गरमाई हुई है जब से हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई को करनी है। उसके बाद से क्या कुछ सूबे की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फिलहाल सवालों के घेरों में। आपको बता दें हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई की जांच के आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं जिसमें कि भ्रष्टाचार के आरोप साफ तौर पर इसमें लगा गए हैं। अब जो है सीबीआई के हाथ में ये मामला पहुंच चुका है जिसको लेकर अब सीबीआई इसमें जांच करेगी। हालांकि वही आज हरिद्वार बंशीधर भगत जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनके वो हरिद्वार पहुंचे थे, उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि जो भी आरोप मुख्यमंत्री पर लगा गए सब निराधार है और जांच के विषय में जो भी आरोप यहाँ पर पाए जाएंगे वो सब निराधार होंगे। ऐसे में बंशीधर भगत का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे जिसमें कि हम अपील दायर भी करेंगे। पल्लवी, बिल्कुल। और लगातार हरीश रावत से लेकर तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं और आज तो हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए सीएम को। अब इस तरह के आरोपों का कैसे जवाब दे पाएंगे सीएम रावत? बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें फिलहाल विपक्ष भी हमलावर है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो हाईकोर्ट के जो आदेश आए कि अब जो है सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आ चुके हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के द्वारा जो है कि अब सीबीआई इसमें जांच करेगी किस तरह से जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाए गए हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो भी लगातार हमलावर है। तो बात की जाए तो बंशीधर जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर यही कहना कि जिस तरह जो आरोप लगे हैं सब निराधार है। ऐसे में सीबीआई की जांच में जो भी पाया जाएगा वो सब निराधार होगा। और पल्लवी, बात की जाए तो फिलहाल सियासत जिस तरह से लगातार अब गर्मा गई है तो ऐसे में भी जो बीजेपी के जो अन्य पदाधिकारी है उनका भी साफ तौर पर यही कहना कि हम हाईकोर्ट के फैसले का जो है स्वीकार करते हैं और ऐसे में जो भी हाईकोर्ट का जो फैसला होगा तमाम जो भी सीबीआई जांच करेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसमें जो है निर्धार पाए जाएंगे। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो भी लगातार हमलावर है। मुख्यमंत्री के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके द्वारा भी लगातार बयानबाजी यहाँ पर जो हो रही है। पूरी तरह से सूबे की सियासत इस समय गरमाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आप
आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो उत्तराखंड में इस समय सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद से विपक्ष जहां हमलावर है ही, वहीं बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।